हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हम अर्थशास्त्र, जो आपकी बुक है आर्थिक विकास की समझ, वह अर्थशास्त्र की पुस्तक है। और अर्थशास्त्र के अध्याय 1, 2 और 3, इन तीनों ही अध्यायों के सारे ऑब्जेक्टिव मतलब एक एक नंबर के सारे प्रश्न आज हम तैयार कर लेंगे। इसके पहले हमने कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान और भूगोल के भी सारे एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। तो शुरू करते हैं। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए एग्जाम स्टडी एंड प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न पहला जो है वैकल्पिक प्रश्न, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है। और ये आपके अध्याय 1 अर्थशास्त्र के अध्याय 1 के बहुविकल्पी प्रश्न है। सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है। अक्षय संसाधन, जैविक संसाधन, कृषि संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। तो इसका उत्तर आएगा अक्षय संसाधन। इसके बाद अगला प्रश्न है HDI का मतलब क्या है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास संकेतक, उच्च विकास सूचकांक या बाधित विकास संकेतक। तो इसका उत्तर है मानव विकास सूचकांक। HDI मानव विकास सूचकांक है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 3, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे प्राप्त किया जा सकता है, यह हमें बताना है। बल से, लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसक आंदोलन से या आतंकवाद से। तो हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास का राष्ट्र हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास का राष्ट्र हो सकता है। तो यहाँ एक रिक्त स्थान दे रखा है, यह हमें बताना है। इसका उत्तर होगा अलग और साथ ही परस्पर विरोधी। अलग अलग व्यक्तियों के साथ देश के विकास का, तो यहाँ पे अलग और साथ ही परस्पर विरोधी राष्ट्र हो सकता है। तो यहाँ पर यह आएगा अलग भी हो सकते हैं व्यक्ति और साथ ही परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन देश के विकास में इससे कोई बाधा नहीं आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है। स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है। तो इसमें मौसमी रोजगार, काम के अवसर, नियमित काम या ये सभी। तो इसमें होगा स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है, मतलब मौसमी रोजगार होता है। थोड़े समय मौसम के अनुसार रोजगार मिलेगा, बाकी आय नहीं होगी। तो स्थिर आय नहीं होने से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। तो यह कथन कैसा है, सही है, ठीक है। ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है, तो यही विकास का लक्ष्य है, सत्य है। इसके बाद दूसरा है औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है। तो यह भी सही है। अगला है BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ये गलत है, ठीक है। BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है और यह कथन यहाँ पर गलत है। अगला है HDI में 3 घटक होते हैं। तो यह सही है, सही कथन है। और अगला है गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर है केरल में। केरल में। GDP का फुल फॉर्म लिखिए। तो GDP का फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद GDP का फुल फॉर्म है। BMI का फुल फॉर्म लिखिए। तो BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स या BMI का फुल फॉर्म है। अगला है कोई ऐसा कारक लिखिए जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है।
तो ऐसा कारक जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है वह रोजगार। रोजगार। अब इसके बाद अगला है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादित वस्तुएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादित जो वस्तुएं हैं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें है प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक का कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं। जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं चीनी या गुड़, मिठाई, शरबत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा चीनी या गुड़। चीनी या गुड़ बनाते हैं। इसके बाद तीसरा, देश में आधे से अधिक श्रमिक किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। तो इसमें ऑप्शन है मत्स्य पालन, दूसरा है कृषि, टोकरी बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा कृषि। कृषि। इसके बाद अगला प्रश्न है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार इसके उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण है ये? माध्यमिक क्षेत्र के, प्राथमिक के या तृतीय क्षेत्र के। तो इसका उत्तर आएगा तृतीय क्षेत्र के। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार। यह तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरो। इसमें है पहला रिक्त स्थान है, दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो इसमें आएगा जीडीपी। जीडीपी दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। इसके बाद दूसरा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेक्टर उदाहरण है। तो कौन से सेक्टर के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे आएगा निजी क्षेत्र के। निजी क्षेत्र सेक्टर के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है, केवल वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। तो यहाँ पे आएगा केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। इसके बाद अगला है चौथा, सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल है जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आएगा संगठित सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल है जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती। इसके बाद अगला प्रश्न है, जोड़ियों का मिलान करें। इसमें संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र। और खंड ब है सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कार्यस्थल जहां रोजगार की अवधि अनियमित है और कार्य के स्थान जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। तो यहाँ पर ये बहुत आसान है। तो पहला जो है संगठित क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? यहाँ पर है संगठित क्षेत्र कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित है, तो ये संगठित क्षेत्र होते हैं। असंगठित क्षेत्र कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र, निजी क्षेत्र व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र होते हैं तृतीय क्षेत्र। के बाद आगे निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका उत्तर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के ऋणों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 4, 3, 2 या 5। तो इसका उत्तर आएगा 2। विभिन्न प्रकार के ऋणों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा 2 श्रेणियों में। अगला है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो ऋण का औपचारिक स्रोत कौन सा है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, व्यापारी, सहकारी समितियाँ, साहूकार या दोस्तों रिश्तेदार। तो यहाँ पे आएगा सहकारी समितियाँ। ठीक है, औपचारिक स्रोत पूछा है तो औपचारिक है सहकारी समितियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ है? तो समपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो इसमें उत्तर आएगा सी। यह उधारकर्ता की एक संपत्ति है जिसका उपयोग ऋणदाता को गारंटी के रूप में किया जाता है। उधारकर्ता की संपत्ति। ठीक है, समपार्श्विक का अर्थ। इसके बाद अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का आधुनिक रूप है? मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? पेपर नोट्स, सोना, चांदी, कॉपर। तो यहाँ पर उत्तर आएगा पेपर नोट्स। मुद्रा का आधुनिक रूप है पेपर नोट्स। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरो। तो यहाँ हमें खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे पहले में है कुछ ऐसा जो लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा मुद्रा। ठीक है, मुद्रा ऐसी होती है जो लेन देन में विनिमय के रूप में काम आती है। तो यहाँ आएगा मुद्रा। इसके बाद अगला है बैंक ऋणों पर की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। तो किसकी तुलना में अधिक ब्याज वसूलते हैं? तो बैंक ऋणों पर जमा की तुलना में। जब हम जमा करते बैंक में तो हमको कम ब्याज मिलता है, जबकि बैंक ऋण देता है तो अधिक ब्याज वसूल करता है। इसके बाद तीसरा है का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो किसका उपयोग आ जाएगा यहाँ पे? पैसों का उपयोग। पैसों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगला है किसी भी व्यक्ति या संगठन को जारी करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्के। सिक्के किसी भी व्यक्ति या संगठन को जारी करने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है उधारी एक व्यक्ति को। तो उधारी एक व्यक्ति को ऋण जाल में धकेलती है। ठीक है, ऋण जाल में धकेलता। तो यहाँ पे आएगा ऋण। अगला प्रश्न है अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। तो यह कथन सही है या गलत? अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। तो क्या बैंक से ऋण प्राप्त करना कठिन है? तो यह कथन सही है। ठीक है, सही कथन है। अगला है आधुनिक मुद्रा सोने, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातु से बनी है। तो इसका उत्तर आएगा असत्य, मतलब गलत कथन है यहाँ पे। ठीक है, गलत है। सत्य असत्य भी आ सकता है, तो सही या गलत यहाँ दे रखा। तो यह कथन है असत्य। इसके बाद अगला है मुद्रा के आधुनिक रूपों में चेक और ड्राफ्ट शामिल है। तो यह है सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में कोई भी व्यक्ति रुपए में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता। तो यह कथन सही है, सत्य कथन है। अगला है बैंक जमा स्वीकार करते हैं लेकिन उस पर ब्याज नहीं देते। सही या गलत? तो यह कथन गलत है। ठीक है, असत्य है। बैंक जमा स्वीकार करते लेकिन उस पर ब्याज नहीं देते, यह गलत है क्योंकि बैंक ब्याज देते हैं। इसके बाद अगला है जोड़ी का मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे खंड अ है औपचारिक ऋण। ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त का नया तरीका, कोई मुद्रा नहीं। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। तो सबसे पहला जो औपचारिक ऋण जो है एसबीआई से ऋण। ठीक है, एसबीआई मतलब जो बैंक है स्टेट बैंक, उससे हम जो ऋण लेंगे वो औपचारिक ऋण होगा। इसके बाद अगला है ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है। जब समझौता किया जाता है तो निर्दिष्ट करता है ब्याज दर क्या होगी। इसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है वित्त का नया तरीका। तो वित्त का नया तरीका है स्वयं सहायता समूह। अगला है कोई मुद्रा नहीं। तो कोई मुद्रा नहीं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो पहले के समय में, प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी। तो इसके बाद अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता धन, सामान व सेवाओं की आपूर्ति करता है। तो इसको क्या कहेंगे? तो जो समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता धन, सामान और सेवाओं की आपूर्ति करता है, तो यह है क्रेडिट। इसे कहेंगे हम क्रेडिट। इसके बाद अगला है बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग के लिए करता है। तो बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग ऋण के लिए करता है, ऋण के लिए। इसके बाद है लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण लेते हैं। तो अनौपचारिक ऋण लेंगे साहूकार से। ठीक है, औपचारिक जो ऋण होता है वो बैंक से लिया जाता है या सहकारी समितियों से, जबकि अनौपचारिक ऋण है साहूकार से। इसके बाद अगला है भुगतान करने का आदेश एक है। तो भुगतान करने का आदेश है चेक में भुगतान करने का आदेश निहित होता है। अगला है ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंकों का गठन किया गया? तो यहाँ पर गठन किया गया था आरआरबी बैंकों का गठन किया गया था। इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं
अर्थशास्त्र विषय के एक एक नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।